प्रिय छात्र छात्राओं, आज के अध्यापन में आपका स्वागत है। आज मैं आपको व्याकरण के क्रम में वाक्य शुद्धिकरण पर प्रकाश डालूंगा। वाक्य शुद्धिकरण आपके 9वीं और 10वीं की परीक्षाओं में आता है, बोर्ड में भी 1 अंक आता है। सामान्य रूप से 2 त्रुटियां होती हैं उसमें और आधे आधे अंक के होते हैं। शुद्ध करने पर आपको 1 अंक प्राप्त होते हैं। तो आइए, आज मैं आपको वाक्य शुद्धिकरण के विषय में विशद विवेचन करूंगा। वाक्य रचना पर भी प्रकाश डालूंगा। इसके कुछ महत्वपूर्ण नियमों को भी आपको समझाऊंगा, जो आपको वाक्य रचना में सहयोग करेगा, उसकी शुद्धता में सहयोग करेगा, उसके शुद्ध लेखन में आपको दिक्कत नहीं होगी, काफ़ी सहयोग करेगा। तो चलिए, वाक्य शुद्धिकरण, इसमें पहले ही लेखन में उड़ जाता है लिखते समय। यहाँ कर्ता आएगा। कर्ता पीडीएफ वगैरह बनाने में उड़ जाता है, कभी चेक नहीं हो पाया। तो यहाँ कर्ता, कर्ता और क्रिया से युक्त सार्थक शब्द के समूह को वाक्य कहते हैं। कर्ता यूं ही गायब हो गया है, ध्यान दीजिएगा। कर्ता और क्रिया से युक्त सार्थक शब्द के समूह को हम क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। वाक्य रचना के कुछ नियम, सामान्य नियम हैं। वाक्य को सुव्यवस्थित और संयत रूप देने को व्याकरण में पदक्रम कहते हैं। निर्दोष वाक्य लिखने के कुछ नियम हैं। सुंदर वाक्यों की रचना के लिए क्रम, अन्वय, प्रयोग 3 प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है। इसका विशद विवेचन मैं एक एक करके करने जा रहा हूं। प्रयोग से संबंध कुछ सामान्य नियम निम्न है। पहला, क्रम। वाक्यों में इन 3 का होना अनिवार्य है: क्रम, अन्वय और प्रयोग। तो आइए क्रम पहला देखते हैं। किसी वाक्य के सार्थक शब्दों को यथास्थान रखने की क्रिया को क्रम अथवा पदक्रम कहते हैं। वाक्य में कौन से शब्द कहाँ रहेंगे, वह भी, उसका भी नियोजन होना चाहिए। इसको हम क्रम या पदक्रम कहते हैं। इसके कुछ सामान्य नियम निम्न हैं। हिंदी वाक्य के आरंभ में कर्ता, मध्य में कर्म और अंत में क्रिया होनी चाहिए। जैसे राम ने भोजन किया। अब यहाँ राम कर्ता है, भोजन कर्म है और किया क्रिया है। दूसरा, उद्देश्य। वाक्य में उद्देश्य को कर्ता कहते हैं। तो उद्देश्य या कर्ता के विस्तार को कर्ता के पहले, ध्यान दीजिएगा, वाक्य में जब हम वाक्य को विभाजित करते हैं तो उद्देश्य और विधेय 2 भागों में उसको विभाजित करते हैं। उद्देश्य कर्ता आता है और कर्ता का विशेषण आता है, और शेष विधेय में आता है। तो यहाँ दिया है उद्देश्य या कर्ता के विस्तार को कर्ता के पहले, विस्तार अर्थात विशेषण वगैरह है जो भी, उसको कर्ता के पहले लगाते हैं। और विधेय या
क्रिया के विस्तार को विधेय के पहले रखना चाहिए। जैसे देखिए उदाहरण दिया गया है, अच्छे लड़के, लड़का उद्देश्य है और ये इसका विस्तार अच्छा यानी विशेषण है। मैं कहा था कि उद्देश्य और उद्देश्य का विशेषण यह उद्देश्य में आता है। तो लड़का उद्देश्य और इसका विस्तार अर्थात विशेषण अच्छा, तो यह अच्छे लड़के यह क्या हो गया, उद्देश्य हो गया, से सभी विधेय है। तो यहाँ क्रिया, क्रिया की विशेषता है धीरे धीरे, तो क्रिया का विस्तार धीरे धीरे है। तो जब कर्ता यानी उद्देश्य का विस्तार और कर्म या क्रिया का विस्तार, यह दोनों विधेय के पहले आने चाहिए, अच्छे और धीरे धीरे पहले ही आए। तीसरा, कर्ता और कर्म के बीच अधिकरण, अधिकरण कारक है, इसका इसकी विभक्ति में पर है, ध्यान दिए होंगे। अपादान इसकी विभक्ति से है, अलग होने के लिए। संप्रदान को और के लिए है, इसकी विभक्ति आप पढ़े होंगे। कारण से है, साधन के रूप में प्रयोग में लाने के लिए। कारक क्रम से आते हैं, ये क्रम है, ऐसे ही आते हैं कर्ता से कर्म के बीच। जैसे मुरारी ने, तो यह ने कर्ता कारक की विभक्ति हो गई। घर में अधिकरण कारक की विभक्ति हो गई। अलमारी से, यह अपादान कारक की विभक्ति हो गई। श्याम के लिए है, यह संप्रदान कारक की विभक्ति हो गई। हाथ से हो गई कर्ण कारक की विभक्ति, से दो बार आया है। तो हाथ से पुस्तक निकाली, हाथ से साधन के रूप में आया तो कर्ण कारक हो गया। अलमारी से अलग करने के लिए से आया है तो यह अपादान कारक, ध्यान दीजिएगा। संबोधन आरंभ में आता है, वाक्य आप लिखते हैं तो संबोधन जो लिखेंगे वह पहले ही लिखेंगे। जैसे हे प्रभु मुझ पर दया करें, यहां भी मुझ पर इकट्ठा हो गया, अलग अलग होना चाहिए। हे प्रभु जब भी संबोधन देते हैं तो हम अल विराम देते हैं, विराम चिन्ह वगैरह को भी देखते चलिए। तो यह संबोधन है, हे प्रभु मुझ पर दया करें, मुझ पर अलग अलग शब्द होना। आइए नेक्स्ट देखते हैं, विशेष या संज्ञा के पहले आता है। विशेष यहाँ या नहीं आएगा, विशेष संज्ञा के पहले यह अपूर्ण वाक्य है। विशेष या संज्ञा के पहले विशेषण आता है। क्या आता है? विशेषण। जैसे मेरी उजली कमीज कहीं खो गई है, तो यहाँ कमीज विशेष्य है और इसे हम संज्ञा भी कहेंगे, और यह उजली विशेषण है, तो यह इसके पहले आता है। नेक्स्ट नंबर है, क्रिया विशेषण क्रिया के पहले आता है। वैसे ही क्रिया विशेषण भी क्रिया के पहले आता है। जैसे वह तेज दौड़ता है, दौड़ता है क्रिया है और यह तेज क्रिया विशेषण अव्यय है, तो यह तेज क्रिया विशेषण अव्यय है। यह क्रिया के पहले पूर्व क्रिया विशेषण आता है। नेक्स्ट, प्रश्नवाचक पद या शब्द उसी संज्ञा के पहले रखा जाता है जिसके बारे में कुछ पूछा जाए। ध्यान दीजिएगा, प्रश्नवाचक शब्द उसी संज्ञा के पहले रखा जाता है जिसके बारे में कुछ पूछा जाए। जैसे क्या मोहन सो रहा है, तो मोहन के सोने की बात कही जा रही है, पूछी जा रही है, तो इसके पहले क्या आएगा? यह प्रश्नवाचक चीज, प्रश्नवाचक शब्द है और वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह है। हिंदी में वाक्य रचना के साधारण क्रम का पालन न किया जाए तो इससे कोई अशुद्धि नहीं होती, फिर भी उसमें विचारों का एक तार्किक क्रम ऐसा होता है जो एक विशेष रीत के अनुसार एक दूसरे के पीछे आता है। अगर इसमें कोई जो बताया गया क्रम में व्यतिक्रम हो जाए तो अशुद्धि तो नहीं होगी,
लेकिन जो भी एक अनुक्रम होना चाहिए रीत के अनुसार, हमारे लेखन के तार्किकता के अनुसार, तो उसका क्रम होना आवश्यक है। अब आइए इस क्रम में वाक्य रचना के दूसरा अन्वय है। अन्वय में लिंग, वचन, पुरुष और काल के अनुसार वाक्य के विभिन्न पदों, पद बार बार कहा जा रहा है, वो संज्ञा है, सॉरी शब्द कहते हैं उसे, पद और शब्द को मैंने बताया है इसकी परिभाषा को पिछले वीडियो में, का एक दूसरे से संबंध या मेल दिखाया जाता है। यह मेल कर्ता और क्रिया का, कर्म और क्रिया का तथा संज्ञा और सर्वनाम का होता। इसको इसका विस्तृत विवरण नीचे दिया गया है। कर्ता और क्रिया का मेल। यदि कर्तृवाच्य वाक्य में कर्ता विभक्ति रहित तो है, तो उसकी क्रिया के लिंग, वचन और पुरुष, ध्यान दीजिएगा, यदि कर्तृवाच्य वाक्य में कर्ता विभक्ति रहित हो, यानी उसमें विभक्ति न हो, तो उसकी क्रिया के लिंग, वचन और पुरुष, क्रिया के लिंग, वचन, पुरुष कर्ता के लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार होंगे। यदि कर्ता के बाद ने न हो, तो क्रिया कर्ता के लिंग, वचन, पुरुष के अनुसार ही क्रिया का लिंग, वचन, पुरुष होगा। जैसे देखिए, करीम किताब पढ़ता है, यहाँ करीम है, यह कर्ता है, इसके बाद यहाँ विभक्ति ने नहीं है, कर्ता कारक, तो इसी के अनुसार पढ़ता है, क्रिया का लिंग, वचन, पुरुष आएगा। यह एक वचन है तो यह एक वचन है, पुल्लिंग है, पुल्लिंग है। पुरुष, तो यहाँ अन्य पुरुष, अन्य पुरुष। रीता घर जाती है, स्त्रीलिंग है तो जाती है, स्त्रीलिंग है। एक वचन है तो एक वचन है, अन्य पुरुष है तो अन्य पुरुष। इसका ध्यान रहे। यदि वाक्य में एक ही लिंग, वचन और पुरुष की अनेक विभक्ति रहित, विभक्ति आप ध्यान दे रहे होंगे, ने, को, के लिए आदि विभक्त, यदि वाक्य में एक ही लिंग, वचन और पुरुष के अनेक विभक्ति रहित कर्ता हों और अंतिम कर्ता के पहले और संयोजक आया हो, संयोजक जोड़ने वाला और समुच्चय कव्य है, तो इन कर्ताओं की क्रिया उसी लिंग के बहुवचन में होगी। जैसे मोहन और सोहन सोते हैं, मोहन और सोहन सोते बहुवचन में ही हो गया। हैं किसके लिए आता है? बहुवचन के लिए। मोहन और सोहन सोते हैं। आशा, रमा और निर्मला स्कूल जाती हैं बहुवचन, ध्यान दीजिएगा, क्रिया बहुवचन की हो जाती है। नेक्स्ट नियम, यदि वाक्य में दो भिन्न लिंगों के कर्ता हों और दोनों द्वंद्व समास के अनुसार प्रयुक्त हों, तो उनकी क्रिया पुल्लिंग बहुवचन में होगी। ध्यान दीजिए, दो भिन्न लिंग के कर्ता हों और दोनों द्वंद्व समास के अनुसार प्रयुक्त हों, तो उनकी क्रिया पुल्लिंग बहुवचन में हो। नर, नारी, गए, द्वंद्व समास क्या है? दोनों समान, नर नारी, नर नारी गए, पुल्लिंग बहुवचन हो गया। राजा रानी आए, माता पिता बैठे हैं, बहुवचन में हो गए। ध्यान दीजिएगा इस प्रकार का। यदि वाक्य में दो भिन्न भिन्न विभक्ति रहित एक वचन कर्ता हो और भिन्न भिन्न और दोनों के बीच और संयोजक आए, तो उनकी क्रिया पुल्लिंग और बहुवचन में हो। जैसे राधा और कृष्ण पनघट पर जाते हैं, तो यह पुल्लिंग भी हो गया और बहुवचन भी हो गया, क्योंकि यह भिन्न लिंग है। राधा स्त्रीलिंग है और कृष्ण पुल्लिंग है, दोनों में संयोजक क्या है? और है, तो यह क्या हो जाएगा? इसकी क्रिया पुल्लिंग बहुवचन में हो जाएगा। नेक्स्ट, यदि वाक्य में दोनों लिंगों और वचनों के अनेक कर्ता हों
तो क्रिया बहुवचन में होगी, दोनों लिंगों और वचनों के अनेक कर्ताओं। जैसे और उनका लिंग अंतिम कर्ता के अनुसार होगा। जैसे एक लड़का, दो बूढ़े और अनेक लड़कियां आती हैं। ध्यान दीजिएगा, लड़का, बूढ़े और लड़कियां, तो अंतिम लिंग के अनुसार क्रिया का लिंग रहेगा बहुवचन। यदि उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष एक वाक्य में कर्ता बनकर आए, पुरुषवाचक सर्वनाम के तीन भेद जानते होंगे आप। उत्तम पुरुष, जिसे हम प्रथम पुरुष कहते हैं, मध्यम पुरुष, जिसे हम द्वितीय पुरुष कहते हैं, और अन्य पुरुष, जिसे हम तृतीय पुरुष कहते हैं। एक वाक्य में कर्ता बनकर आए तो क्रिया उत्तम पुरुष के अनुसार होगी। ध्यान दीजिए, प्रथम पुरुष अर्थात उत्तम पुरुष के अनुसार होगी। जैसे वह और हम जाएंगे, हम जाएंगे, वह जाएगा, वह के अनुसार होता तो क्या होता, वह जाएगा नहीं। अगर दो है तो वह उत्तम पुरुष के अनुसार, उत्तम पुरुष क्या है, हम है, तो हम जाएंगे। हरी, तुम और हम सिनेमा देखने चलेंगे। यहाँ प्रथम पुरुष के अनुसार क्रिया। अब आइए नेक्स्ट, कर्म और क्रिया का मेल क्या है। यदि वाक्य में कर्ता ने विभक्ति से युक्त हो, यानी ने हो, और कर्म की को विभक्ति न हो, तो उसकी क्रिया कर्म के लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार होगी। ध्यान दीजिएगा, यदि कर्ता कारक की विभक्ति ने हो और कर्म की विभक्ति को न हो, तो उस वाक्य की क्रिया कर्म कारक के लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार होगी। जैसे निशा ने पुस्तक पढ़ी, निशा ने यह विभक्ति लगी हुई है, पुस्तक की कर्म कारक है, इसकी विभक्ति को है, यहाँ को नहीं है, तो यह जो क्रिया है इसका लिंग, वचन, पुरुष कर्म अर्थात पुस्तक के लिंग, वचन, पुरुष के अनुसार होगा। तो पुस्तक स्त्रीलिंग है, एक वचन है, यहाँ एक वचन स्त्रीलिंग, अन्य पुरुष। दूसरा, यदि कर्ता और कर्म दोनों विभक्ति चिन्हों से युक्त हों, कर्ता और कर्म दोनों विभक्ति चिन्हों से युक्त हों, तो क्रिया सदा, हमेशा एक वचन पुल्लिंग और अन्य पुरुष में होगी। इसका ध्यान रहे। जैसे मैंने कृष्ण को बुलाया, यहाँ जब भी सर्वनाम आता है तो सर्वनाम के बाद अगर नाने, नी, रारे, री रहे तो वह विभक्ति है, जुड़ जाता है उसमें। तो यहाँ मैंने, तो यहाँ विभक्ति लगी हुई है, और यहाँ कृष्ण को कर्म की विभक्ति है, तो यह बुलाया, मैंने कृष्ण को बुलाया, एक वचन पुल्लिंग और अन्य पुरुष की क्रिया हो गई। यदि कर्ता को प्रत्यय से, यदि कर्ता को प्रत्यय से युक्त हो और कर्म के स्थान पर कोई क्रियार्थक संज्ञा आए, तो क्रिया सदा पुल्लिंग, एक वचन और अन्य पुरुष में होगी। आइए देखते हैं। जैसे अलका को रसोई बनाना नहीं आता, अलका करता है और उसके बाद को विभक्ति आई हुई है, अलका को रसोई बनाना नहीं आता, तो यह अन्य पुरुष, एक वचन। और चौथा, यदि एक ही लिंग वचन के अनेक प्राणी, एक ही लिंग वचन के अनेक प्राणीवाचक विभक्ति रहित कर्म के एक साथ आए,
तो क्रिया उसी लिंग में बहुवचन में होगी। जैसे राम ने बैल और घोड़ा मोल लिए, उसी लिंग क्रिया उसी लिंग में बहुवचन में होगी, यहाँ मोल लिए लिए। यदि एक ही लिंग वचन के अनेक प्राणीवाचक अप्राणीवाचक अप्रत्यय कर्म एक साथ एक वचन में आए तो क्रिया भी एक वचन में होगी। जैसे सोहन ने एक पुस्तक और एक कलम खरीदी, क्रिया के एक वचन की क्रिया हो गई। प्राणीवाचक और प्राणीवाचक, जैसे सोहन और पुस्तक अप्राणीवाचक है और सोहन प्राणीवाचक है, तो क्रिया क्या होगी, एक वचन की होगी। सोहन ने एक पुस्तक और एक कलम खरीदी। नेक्स्ट, यदि वाक्य में भिन्न भिन्न लिंग के अनेक प्रत्यय कर्म आए और वे और से जुड़े हों तो क्रिया अंतिम कर्म के लिंग और वचन में होगी। इसमें होगी अंतिम कर्म जो होगा उसका जो लिंग वचन होगा उसी के अनुसार होगी। जैसे मैंने मिठाई और पापड़ खाए, मिठाई और पापड़ यह कर्म है, तो अंतिम क्या है, पापड़ खाए, उसी के अनुसार लिंग और वचन के अनुसार। संज्ञा और सर्वनाम का मेल देखिए। वाक्य में लिंग वचन और पुरुष के अनुसार सर्वनाम उस संज्ञा का अनुसरण करता है। जानते ही हैं संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम आता है और संज्ञा का जो लिंग वचन पुरुष होता है वही सर्वनाम का लिंग वचन पुरुष होता है। जैसे लड़के वे ही हैं, लड़कियां भी यही। आइए नेक्स्ट देखते हैं। यदि वाक्य में अनेक संज्ञाओं के स्थान पर एक ही सर्वनाम आए तो वह पुल्लिंग बहुवचन में होगा। जैसे अनेक संज्ञाओं के स्थान पर एक ही सर्वनाम आए तो वह क्या होगा, पुल्लिंग और बहुवचन। जैसे रमेश और सुरेश इलाहाबाद गए हैं, 2 दिन बाद वे लौटेंगे। वे कौन, सुरेश और रमेश, तो ये क्या होंगे, यह पुल्लिंग बहुवचन में होंगे। वे लौटेंगे, दोनों के लिए एक वे आया। अब आइए तीसरा, वाक्यगत प्रयोग। वाक्य का सारा सौंदर्य पदों अथवा शब्दों के समुचित प्रयोग पर आश्रित है। पदों के स्वरूप और औचित्य पर ध्यान रखे बिना शिष्ट और सुंदर वाक्यों की रचना नहीं होती। प्रयोग संबंधी कुछ आवश्यक निर्देश निम्नलिखित हैं, इसको ध्यान दीजिए और पढ़िए, समझने का प्रयास करेंगे इसको भी। एक वाक्य से एक ही भाव प्रकट हो, यह निश्चित हो कि जो वाक्य आप लिख रहे हैं उसे एक ही प्रकार का भाव, एक ही भाव प्रकट हो। दूसरा, शब्दों का प्रयोग करते समय व्याकरण संबंधी नियमों का पालन हो, नहीं तो वाक्य अशुद्ध हो जाए। नेक्स्ट, वाक्य रचना में अधूरे वाक्यों को नहीं रखा जाए, अधूरे अपूर्ण वाक्य नहीं होने चाहिए। वाक्य योजना में स्पष्टता और प्रयुक्त शब्दों में शैली संबंधी शिष्टता हो, इसका भी ध्यान रखना चाहिए आपको वाक्य रचना के साथ। वाक्य में सभी शब्दों का प्रयोग एक ही काल में, एक ही स्थान में और एक ही साथ होना चाहिए। ध्यान दीजिए, काल, स्थान और साथ। नेक्स्ट, वाक्य में ध्वनि और अर्थ की संगत पर विशेष ध्यान देना चाहिए। वाक्य में व्यर्थ शब्द न आने पाए। वाक्य अप्रचलित शब्दों का व्यवहार नहीं होना चाहिए, किसमें,
वाक्य में जो शब्द अप्रचलित हैं, इसको पाठक जानता ही नहीं है, ऐसे शब्दों का व्यवहार न हो तो अच्छा है। वाक्य में एक ही व्यक्ति या वस्तु के लिए कहीं यह वह आप तुम इसे इन्हें उसे उन्हें उसका उनका इनका इसका प्रयोग नहीं होना चाहिए। इसका ध्यान दीजिए। एक जब स्वतंत्र वाक्य आप लिखते हैं तो चाहे वह व्यक्ति हो या वस्तु हो, उसके लिए इन शब्दों का प्रयोग नहीं होना चाहिए। वह उस व्यक्ति या वस्तु का नाम ही वहां होना चाहिए। स्वतंत्र वाक्य में आप एक परिच्छेद लिखते हैं तो उसमें संज्ञा लिख करके सर्वनामों का प्रयोग आप करते जाएंगे, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन जब आप स्वतंत्र वाक्य का निर्माण करते हैं, उसकी रचना करते हैं, तो उसमें आप किसी व्यक्ति या वस्तु के लिए सर्वनामों का प्रयोग या नीचे दिए गए इन शब्दों का प्रयोग आप नहीं करेंगे। अगर करेंगे तो वह गलत हो जाएगा। यह आपके लिए उस समय भी महत्वपूर्ण है जब आप प्रश्न बनाते हैं। जो परिच्छेद का 5 अंक का, अभी तो 4 अंक हो गया है, 4 अंक का आकलन आता है, उसमें आप जो वाक्य प्रश्न बनाते हैं उसमें आप इनका कदापि प्रयोग नहीं करेंगे। उसमें जिसके लिए आप वाक्य बनाते हैं, प्रश्न करते हैं, उस व्यक्ति या वस्तु का नाम ही होना चाहिए, हर समय और उस समय भी। इसको समझाया गया है आपको आकलन में। निम्नलिखित वाक्यों के को शुद्ध करके फिर से लिखिए। यहाँ गलत है। निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध करके फिर से लिखिए। यह आपके माध्यमिक बोर्ड में निश्चित किया गया है। जो 10वीं के बोर्ड में इसी में से निश्चित हर साल आता है, 10 है। आप प्रयास करेंगे, हो सकता है आवे या इसी के अनुकूल आवे। यह आपके पाठ्य पुस्तक से लिया गया है और प्रश्न भी ऐसे ही आता है। वाक्य देगा और उसको शुद्ध करके आप लिखेंगे। तो एक एक 10 वाक्य है, इसको मैं एक बार दिखाता हूँ। इसको आप घर में पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। हो सकता है इसी में से कोई आ जाए बोर्ड में, हर साल आता है तो इस साल भी आ सकता है, इससे भी साल आ सकता है। तो इसको प्रैक्टिस करके रखेंगे तो आपको लाभ हो। आपका है वाक्य है, उसका साफ सफाई सुरक्षा को पक्की कर लिया। अब उसका गलत, तो यहाँ उसने आया है। उसने साफ सफाई सुरक्षा को पक्की कर ली। आइए दूसरा वाक्य। पाल कितनी ऊंचा होगा इसका भी अंदाज ले लिया गए हैं। पाल कितनी ऊंचा, कितनी भी गलत, इसका भी अंदाज ले लिया। लिया में मात्रा की गलती है। और गए हैं यह भी नहीं होगा, बहुवचन में है, इसको एक वचन में होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पाल एक वचन है। तो आएगा पाल कितना ऊंचा होगा इसका भी अंदाज ले लिया गया है। आइए तीसरा। लाल कलर का, रेड कलर का क्या है? उत्तर है शुद्ध है। तीसरा, भीख में पाई हुई आटा गीला और बहती हुई देख वह रो पड़ता है, ये भी गलत। भीख में पाई हुई, ये भी गलत। आइए इसका शुद्ध वाक्य करते हैं। भीख में पाया हुआ आटा गीला और बहता हुआ देखकर वह रो पड़ता है। हुआ, देखकर रो पड़ता है, बहता हुआ। चौथा, बरामदा तालियां से गूंज उठी। यहाँ तालिया
गलत। ल और या तालियां ही गलत है। गूंज उठी, ये भी गलत। उत्तर क्या है? बरामदा तालियों से गूंज उठा। तालियों से गूंज उठा। अब पांचवा, मानव व्यक्तित्व, व्यक्तित्व भी गलत, मात्रा संबंधी, के समान ही उसकी उसका वाणी का निर्माण दोहरा होता, उसका भी गलत। व्यक्तित्व में मात्रा गलत। देखिए दो जगह, मानव व्यक्तित्व के समान ही उसकी वाणी का निर्माण भी दोहरा होता। आ जाइए छठवां, वही उड़ने का रफ्तार और दिशा तय करती है। रफ्तार भी गलत, करती है भी गलत। दिशा, दिशा गलत, करती लिखा है। वही उड़ने की रफ्तार और दिशा तय करता है। वही उड़ने की रफ्तार, आधा फ है और दिशा में ह्रस्वई की मात्रा है, तय करता है, करता। नेक्स्ट नंबर, मैं पिताजी से कहूंगा, छोटाओं की मात्रा है, ह्रस्वों की मात्रा है, कि आप आराम करो। आराम करो, ये क्रिया का शब्द अच्छा नहीं, गलत। मैं के साथ नहीं आएगा। मैं क्या है? प्रथम पुरुष, तो यह क्रिया भी प्रथम पुरुष की ही आएगी। मैं पिताजी से कहूंगा, कहूंगा भी गलत है, मात्रात्मक त्रुटि है इसमें। मैं पिताजी से, पिताजी इसमें एक है, अलग अलग चाहिए। मैं पिताजी से कहूंगा कि आप आराम करिए। कीजिए भी लिख सकते हैं आप, करिए या कीजिए। तो यहाँ करो लिखा है तो करिए लिख दीजिए, सही है। प्रथम पुरुष के अनुसार क्रिया। उनकी बेटियां मेरी बहनें बन गई। अब यहाँ उनकी बेटियां, यहाँ तो गलत मात्रा इसकी। यहाँ बहनें, ये भी इसमें अंक की मात्रा नहीं है। यहाँ है उनकी बेटियां मेरी बहनें, यहाँ अंक की मात्रा है बहनें, अनुस्वार कहते हैं, अंक की मात्रा कह रहा हूँ, अनुस्वार। बन गई, यहाँ बहुवचन है, अनुस्वार यहाँ दिया हुआ है, यहाँ अनुस्वार नहीं, एक ही मात्रा का। एक बार झरोका का और देखकर वह लंबा सांस लेती है, ये भी गलत है। झरोका भी गलत है, लंबा सांस लेती है। देख, इधर आइए। एक बार झरोखे की ओर देखकर वह लंबी सांस लेती है, यह शुद्ध वाक्य है। एक बार झरोखे की ओर देखकर वह लंबी सांस लेती है। नेक्स्ट, लड़की, क में ह्रस्वई या दीर्घी होना चाहिए। लड़की के पिता ने, पिता ने अलग अलग होना चाहिए, रघुराज सिंह को कहा, को भी नहीं चाहिए, गलत। यहाँ देखिए, लड़की के, क दीर्घई की मात्रा लड़की में, क में। लड़की के पिता ने रघुराज सिंह से कहा, से। लड़की के पिता ने रघुराज सिंह से कहा। तो यह आपके पाठ्यक्रम से 10 अशुद्ध वाक्य रहे, जिनको शुद्ध करके यहाँ लिखा लिखा हूँ और आपको समझाया हूँ। इसके पहले वाक्य संबंधी व्याकरण की शुद्धता अशुद्धता को भी मैंने समझाया। आप इन 10 वाक्यों को समझ लेंगे, पढ़ लेंगे और तैयार कर लेंगे। और कुछ गड़बड़ी हो तो ऊपर के नियमों को भी ध्यान देंगे, वह वाक्य के किसी रचना की अशुद्धि में आपको शुद्ध करने के लिए सहयोग देगा। तो आज का पाठ्यक्रम यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।